जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रमिति कवर करेंगे। और ये क्षेत्रमिति लोअर क्लासेस से ही शुरू होता है, लेकिन विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो क्लास 6, 7th, 8th में इसका एक चैप्टर ही आता है। फिर 9th और 10th में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक के प्रश्नों को इसमें कवर करें। क्षेत्रमिति में जो दो आकृतियां हैं, घन और घनाभ, पहले उसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे बेलन हुआ, शंकु हुआ, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घन और घनाभ के बारे में। तो घन क्या होती है? घन जिसकी सभी भुजाएं या सभी फलक कह लें, ये वर्गाकार होते हैं और इसमें कुल 6 फलक होते हैं। और 6 के 6 फलक जो होते हैं या 6 तल होते हैं, वो 6 तल वर्गाकार होते हैं। जैसे ये सामने का जो फलक है और इसके ठीक अपोजिट ये फलक है, और ये ऊपरी हिस्सा है और इसके ठीक नीचे का हिस्सा ये है, और ये फिर साइड का हिस्सा है और ये इसका अपोजिट हिस्सा है। तो इस तरह से कुल इसमें 6 फलक होते हैं और 6 वर्गाकार होते हैं। 6 तल होते हैं, 6 वर्गाकार होते हैं। इसके बाद फिर घनाभ जो होता है, तो घनाभ में भी कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 तल होते हैं। लेकिन इसके जो पृष्ठ होते हैं, जो फलक होते हैं, जो तल होते हैं, वो वर्गाकार नहीं होकर बल्कि आयताकार होते हैं। जैसे ये सामने का हिस्सा है और इसके ठीक अपोजिट हिस्सा ये है, और यह ऊपरी हिस्सा है और इसका ठीक अपोजिट हिस्सा जो है ये दिखाई दे रहा है, और ये साइड का हिस्सा है और इसका अपोजिट ये हिस्सा है। घनाकार वस्तु के कुछ उदाहरण जैसे चाक का डब्बा हो गया या लूडो की जो गोटी होती है, वो घनाकार वस्तुओं के उदाहरण हैं। और इसी तरह से घनाभ में जैसे ईंट हो गया या जैसे बक्सा वगैरह हो गया, तो ये सब घनाभ के उदाहरण होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो घन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं? तो इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं। और एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, अगर इस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यह वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यह एक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर, तो ऐसे कुल 6 पृष्ठ हैं और 6 वर्गाकार हैं, और 6 सभी भुजाओं की लंबाई इसमें बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है। तो इसीलिए इसका भुजा स्क्वायर, तो फिर इधर का भी भुजा स्क्वायर, ये भी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर, इस प्रकार से कुल 6 भुजा स्क्वायर हुए। यानी कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसके बाद अब आता है घन का आयतन क्या होगा। तो किसी भी चीज़ का अगर आयतन निकालना हो तो हम उसके आधार में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। किसी भी आकृति का आयतन निकालना हो तो आधार में ऊंचाई से गुणा कर दें तो आयतन आ जाता है। तो आधार, यह हिस्सा आधार है, जो निचला हिस्सा है ये आधार है, और इसकी यह क्या है? ऊंचाई है। तो आधार, चूंकि आधार वर्गाकार है, तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर और गुणे ऊंचाई। इसकी ऊंचाई भी तो सेम इसी भुजा के बराबर है, तो जाएगा भुजा स्क्वायर गुणे भुजा, अर्थात भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन आता है भुजा का क्यूब। इसी तरह से अगर घनाभ का पूछ लिया जाए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसके पृष्ठ जो होते हैं वो आयताकार होते हैं, लेकिन सभी पृष्ठ एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब सब जैसे जो जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है, ठीक इसका अपोजिट उतना ही है। लेकिन बाकी जैसे अगर हम इसे लंबाई कहते हैं, ये जो हिस्सा है अगर इसे हम लंबाई कहें और ये यल हो गया, और ये जो हिस्सा है इसको अगर हम चौड़ाई कहें, और ये जो हिस्सा है इसको अगर हम लोग ऊंचाई कह दें, तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जरूर नहीं कि अलग अलग हो, लेकिन अगर ये तीनों सेम हो जाएगा तो वो घन बन जाएगा। इसमें या तो ये तीनों अलग अलग होगा या तो इसमें से 2 अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों सेम नहीं होगा। अगर तीनों सेम हो गया तो वो आकृति घन बन जाएगी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी तीनों क्या है? अलग अलग है। तो जो अलग अलग है, तो अब ये सामने वाला हिस्सा है, इस हिस्से का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो अब अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो और हम इसको लंबाई कहते हैं, तो ये लंबाई हो गया, और ये क्या है? ऊंचाई हो जाएगी, और ये कहलाएगी चौड़ाई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे ऊंचाई इसका हुआ, तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा है ये भी लंबाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये दोनों सेम है। और अब इस हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस हिस्से में लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इधर भी लंबाई गुणे चौड़ाई। और बचा अब ये हिस्सा, तो इसमें क्या है? तो इसमें
चौड़ाई और ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो हो जाता है 2 और गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस फिर 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। तो अब चूंकि 2 सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरह से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL और इसका आयतन, तो आयतन के लिए फिर वही आधार और गुणे ऊंचाई, घनाभ का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार में कौन कौन है, तो आधार में ये है लंबाई और ये है चौड़ाई और ये गुणे ऊंचाई। तो आयतन का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आयतन का सूत्र हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन का आयतन और घनाभ का आयतन सीखा। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें कहता है कि कभी कभी जैसे जो कमरे होते हैं, कमरे भी घनाभ के ही आकार के होते हैं, तो कहता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, या कहता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो उसमें ऊपरी हिस्सा और जो निचला हिस्सा है उसे छोड़ दिया जाता है, मतलब सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिया जाता है। तो अब अगर यहाँ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, तब हो जाएगा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये कब होगा, जब कहेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। उसी तरह से अगर यहाँ पे कह दें कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह दें कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा। और आप कल्पना करो कि जैसे मान लीजिए कमरा है, तो इसके ऊपरी हिस्से में, अब इसमें क्या क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ऊपरी हिस्से में ऊंचाई तो होगी नहीं, और उसी तरह से निचला जो हिस्सा होता है उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होती है। तो अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तो घटा देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन कितनी बार, 2 बार घटाएंगे। तो यहीं पे माइनस कर देंगे, -2LB। ये माइनस करेंगे कब, जब कहेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ मुझे वर्ग और आयत को बता देना चाहिए। तो अगर लिखना हो तो एक बार इसे देख करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं इसके पहले वर्ग और आयत भी समझा दे रहा हूँ और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ बोर्ड पे जो बनी हुई आकृति है ये वर्ग है। वर्ग होता क्या है कि वर्ग 4 भुजाओं वाली एक आकृति होती है और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये बंद आकृति होती है। तो जैसे इसमें 4 भुजाएं हैं, ये एक भुजा हो गई, ये ए है तो ये दूसरी भुजा, ये भी ए ही होगा, यह भी ए ही होगा और यह भी ए ही होगा। अगर इसे हम लोग x मानते हैं तो सारी भुजाएं x होंगी। तो वर्ग 4 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति होती है जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। जैसे अगर मान लीजिए ये L है तो यह भी L होगा, और अगर ये भुजा B है तो यह भी B होगा। और वर्ग की और भी विशेषता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे ये जो कोण है ये समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। तो आयत के भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, ये सभी 90-90 अंश के होते हैं। और आयत के जो वर्ग होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो इन भुजाओं, जो समूह भुजाएं होती है, इनको मिलाने से ये जो भुजा बनी है ये विकर्ण कहलाती है। तो ये विकर्ण आपस में बराबर। तो इसी तरह से अगर इसका हम नाम दे दें, जैसे मान लीजिए P, Q, R और S, और ये A, B, C और D। तो इस तरह से अगर A को C से मिला दिया जाए और B को D से मिला दिया जाए तो ये सम्मुख शीर्षों को मिलाने से ये जो रेखा प्राप्त होती है, जो लाइन प्राप्त होती है, विकर्ण कहलाते हैं। तो इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर संबंधित करते हैं। इसके विकर्ण भी और इसके विकर्ण भी। समकोण का मतलब इन 2 भुजाओं के बीच में 90-90 अंश का भी कोण बनता है, यहाँ भी 90-90 अंश का कोण बनता है, समकोण पर विभाजित करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब मैं घन बता रहा था तो उसमें मैं बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। एक्चुअली क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल जो होता है वह इन भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है, जैसे ये जो भुजाएं हैं इन भुजाओं से
घिरा जो क्षेत्र होता है, इन भुजाओं से यही तो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है यही क्षेत्रफल कहलाता है। इन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही क्षेत्रफल कहते हैं। और इसमें आएगा ये सब परिमाप। तो परिमाप किसे कहते हैं? तो परिमाप जो होता है वह उसकी बाउंड्री होती है, जो आकृति है, आकृति की जो बाउंड्री है, जो उसका किनारे का हिस्सा है, वो परिमाप कहलाता है। जैसे ये इसकी बाउंड्री है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। या कोई भी आकृति, जैसे ये आयत है तो इसकी बाउंड्री को ऐड कर दीजिए तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। और इसकी बाउंड्री से घिरा हुआ ये जो भाग है यह क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्यों? क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, यह गुणे यह, तो भुजा गुणे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप के लिए इसकी बाउंड्री को जोड़ दीजिए, तो यह एक भुजा है, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है, तो चार गुणे भुजा हो जाएगा। इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा था, तो वैसे इसका भी क्षेत्रफल यह है भुजा गुणे यह भुजा, तो यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। अब इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप के लिए फिर सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, आयत का परिमाप। तो सभी भुजाओं को जोड़िए, तो ये लंबाई और प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दो बार लंबाई हो गई और दो बार चौड़ाई हो गई। इसको कह सकते हैं दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यह परिमाप का सूत्र हो गया। इसके साथ ही साथ इसमें विकर्ण भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ जाता है कि ये विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, या कह देता है कि एक कमरा है जो वर्गाकार है या आयताकार कमरा है, तो उसमें रखे जाने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो उसमें रखे जाने वाले बड़े से बड़े छड़ की जो लंबाई होगी वो उसके विकर्ण के बराबर ही होगा, क्योंकि विकर्ण ही इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये छड़ है, तो अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये सबसे बड़ा नहीं होगा। अगर इसको हम इस तरह से विकर्ण के अनुकूल रखें तो ये सबसे बड़ा छड़ या सबसे बड़ी लंबाई वाला छड़ कहलाएगा। तो अगर कहा जाए कि बड़ी से बड़ी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई बताइए, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? विकर्ण ही निकालते हैं। तो विकर्ण कभी पूछता है, कभी कभी क्या पूछा जा सकता है? तो अगर वर्ग का विकर्ण पूछा जाए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालना, तो देखो यह यहाँ 90 से कोण बन रहा है, तो इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज ही हुआ। और अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ और यह 90 के सामने वाली भुजा है, तो 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण कहलाएगी। तो जो कर्ण होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस में हम लोग पढ़े हैं। अगर मान लो इस आकृति को मैं काट के निकाला, जैसे मुझे विकर्ण निकालना है, तो मैं इस हिस्से को काट करके निकालना हूँ इस तरह से। मैंने ये हिस्सा जो मैंने PQR लिखा था इसको निकाल लिया, और मुझे इसकी लंबाई चाहिए, और यह 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज तो ये कर्ण कहलाएगा। तो जो कर्ण होता है या बराबर होता है इन दोनों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर का। अगर सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो इन दोनों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होगा। तो इन दोनों मतलब ये लंब है और ये आधार है, तो हो जाएगा। और यहाँ चूंकि सारी भुजाएं बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह A है और यह भी A है, तो A और A का स्क्वायर और यह भी A का स्क्वायर, तो A स्क्वायर और A स्क्वायर मिलकर कितना हो गया? 2A स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि कर्ण निकालना है, मतलब अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो कर्णी में 2A का स्क्वायर जब करेंगे तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा A, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कड़ी में रहेगा। तो A कड़ी में 2 यानी कि कड़ी में 2A, विकर्ण हो जाएगा कड़ी में 2 गुणे A, और A क्या है? भुजा है, तो वर्ग का विकर्ण होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा। उसी तरह से अगर हम लोग इसका विकर्ण निकालना चाहें, ये विकर्ण निकालना चाहें, तो ये भी सेम उसी तरह से समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अगर मैं इसे यहाँ अलग करूँ तो अब देखिए, लेकिन अब यहाँ पे सब सेम नहीं है, ये L है और ये B है। जब ये चाहिए होगा, ये भुजा चाहिए होगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आयत का विकर्ण हो जाएगा L का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। और चूंकि कर्ण चाहिए तो इधर कर्ण भी स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगा देगा? कर्ण लगा देगा। तो आयत का विकर्ण कर्ण में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि सर जी ये कहाँ से आ रहा है,
तो उसके लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय बता रहा हूँ। अगर इसे लिखना हो तो देख करके लिख सकते हैं, और मैं इसे मिटा करके अब फिर पाइथागोरस प्रमेय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो विकर्ण निकालते समय मैं पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा किया था, उसके बारे में बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज का वर्गीकरण कई आधार किया था, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे भी। त्रिभुज कहते हैं कि सिर्फ 3 भुजाओं वाली आकृति होती है त्रिभुज, और फिर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, फिर समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। इसी तरह से कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है वह समकोण त्रिभुज में होता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह कोण समकोण है, यह 90 अंश है, और भुजाएं ये मान लेते हैं कि यह ए बी और सी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे, अब अगर ये 90 अंश है तो ये दोनों कोण मिल करके 90 अंश होंगे, मतलब ये दोनों 90 अंश से छोटे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण जो है वो यही है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, तो इसका मतलब कि यह सबसे बड़ी भुजा है। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। और इन दोनों में से आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो अमूमन ये जो भुजा ऐसी सीधी खींची गई होती है, खड़ी होती है, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये लंब है, और जो भुजा नीचे पड़ी होती है उसको हम लोग कह देते हैं कि ये आधार है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजा, तो शेष दोनों यही भुजाएं बची हैं, तो यह बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के। तो अब यहाँ से अगर आप सीधे कर्ण निकालना चाहो, ये भुजा निकालना चाहो, तो ये वर्ग घट जाएगा, और इधर अगर कड़ी लगा देगा, क्योंकि इधर से वर्ग घटेगा तो कड़ी लगाएगा। जैसे इधर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, भाग है तो गुणा, गुणा है तो भाग होता है। उस तरह से अगर इधर वर्ग है तो इधर कड़ी लगा देगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इस फार्मूले से और भी 2 फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हो गया, या तो आप इसी से लंब और आधार सब निकाल लो, या आप चाहो तो लंब और आधार का अलग अलग ऐसे सूत्र बना लो। तो अगर यहाँ से हम लोग लंब का मान निकालना चाहें कि लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, देखिए लंब का जो वर्ग होगा, अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो इसको भी इधर लाना होगा। तो जब ये इधर आएगा तो ये प्लस है अभी ना, इसके सामने यहाँ प्लस है, इसके सामने का चिन्ह है जिसको लाना हो, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस होएगा, तो फिर पहले से ये कर्ण का वर्ग, और ये इधर आएगा तो माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से लंब का ही मान निकालना हो तो बस ये वर्ग घटेगा और इधर क्या कर देगा, कड़ी लगा देगा। जैसे मान लीजिए अगर लंब का मान निकालना हो तो लंब बराबर हो जाएगा कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से अगर आधार का मान निकालना हो तो जैसे जब लंब का मान निकालना हो तो आधार को पक्षांतर किए थे, तो अब आधार निकालना होगा तो लंब को पक्षांतर कर लो। जब लंब इधर आएगा तो अब इसके सामने यहाँ चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके सामने यहाँ बराबर का चिन्ह, तो ये चिन्ह नहीं, इस समय ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक है। जब इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और अगर इधर से वर्ग घटाएंगे तो ये कड़ी लगा देगा। तो इस तरह से जब वर्ग और आयत में विकर्ण निकालना समझा रहा था तो मैं यही फार्मूला अपना रहा था कि कर्ण अर्थात जो विकर्ण है वह बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है घन और घनाभ, वर्ग, आयत, और यहाँ जो समकोण त्रिभुज पर आधारित जो पाइथागोरस प्रमेय था उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है, और इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने कोशिश किया कि वो क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में मैं इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व ना करें, इस पर आधारित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं सॉल्व कराऊँगा, और वीडियो के लास्ट में 2-3 पेज का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप लोग प्रैक्टिस के रूप में खुद ही सॉल्व करेंगे। और देखिए अभी तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग इस वाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हम लोग का प्रयास है कि जल्दी ही इस महीने के लास्ट तक हम लोग डिजिटल बोर्ड ला दें, और तब हम लोग इसे और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जैसे आपको क्लियरिटी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही होगी, या और भी जो दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें तब तक दूर हो जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा हो कि हम लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि
हम लोग का सहयोग करें। अगर आपके अगल बगल कोई पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9 तक एडमिशन तो हम लोग यहाँ होता है 10 तक क्लासेस चलते हैं, तो नर्सरी से लेकर के 9 तक एडमिशन अभी ओपन हो चुका है। और आप उन बच्चों से ज़रूर कहें कि वो हमारे यहाँ जुड़ें। और यहाँ देखिए टीचर फैकल्टी भी अच्छी अच्छी है। जैसे मैथ पढ़ाने के लिए मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, सोनू सर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, विजय सर हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, गोविंद सर करके हैं एक, वो एसएसटी पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, दीपक विश्वकर्मा सर हैं, वो एसएसटी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो टीचर फैकल्टी काफ़ी बढ़िया है। और भी कुछ टीचर्स हैं, मैं उन टीचर्स का भी नाम नहीं ले सकता, वो अप्रैल में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप तुलना करेंगे, देखिए आप अकेले मेरे नाम पे मत आइए या विजय सर के नाम पे मत जाइए कि वहाँ विजय सर पढ़ाते हैं, क्योंकि अकेले विजय सर सारी क्लास को नहीं पढ़ाते होंगे, अकेले मैं सारी क्लास को नहीं पढ़ाता हूँगा। कहीं भी एडमिशन कराने के पहले एक बार टीचर फैकल्टी ज़रूर देखिए कि वहाँ टीचर कौन कौन से हैं। अगर सभी सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं तो बेशक आपको वहाँ अपने जानने वालों का नाम लिखवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।